हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका लर्निंग टुगेदर में स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग अपना टीजीटी पीजीटी का पीवाईक्यू कर रहे हैं, जिसकी हमारी 18 क्लास हो चुकी है। ये हमारी 19 क्लास है। इससे पहले 18 क्लास हमारी प्ले लिस्ट में है। आप लोग जिसने देख लिया अच्छा है, जिसने नहीं देखी है वो पीछे जाकर अपनी प्ले लिस्ट में हमारी क्लासें देख सकता है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले मैंने एमए बीएड किया हुआ है होम साइंस से, प्लस मुझे सर्टिफिकेट में मैं क्लियर है मेरा सीटेट, और आपका यूपी टेट मेरा 2 टाइम क्लियर है। प्लस मुझे एक्सपीरियंस है 2 इयर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग का। और मैंने गाइडेंस दिया है लगभग 500 बच्चों को टीजीटी पीजीटी के लिए। हम लोग जो भी पढ़ाते हैं, जो भी हम लोग अपडेट देते हैं, उसका सब कुछ हम अपना टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर पर डाल देते हैं। तो आपको जो भी चीज़ की पीडीएफ चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग टुगेदर से जुड़ सकते हैं। ये हमारी 19 क्लास है। थोड़ा सा मैं आपको जूट के बारे में बता देती हूँ, फिर हम जूट से अपने क्वेश्चन करेंगे। देखो, जूट जो है आपका एक प्राकृतिक जगत का रेशा, और ये हमें एक तने से प्राप्त होता है। जूट हमारा प्राकृतिक जगत का रेशा है और हमें ये तने से प्राप्त होता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है, वनस्पतिक नाम इसका है कार्कोरस आलिटोरियस। आलिटोरियस इसका नाम है। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है। कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है, ठीक है ना। और इसे अन्य नाम जो है इसके हम स्वर्ण रेशा भी कहते हैं, सोने जैसा रेशा भी कहते हैं, इसे हम सुनहरा रेशा भी हम लोग कहते हैं। और ये इसकी जो लंबाई होती है 1.5 से 3 मीटर तक आपकी होती है, यानी कि 6 से 8 फीट आपकी इसकी लंबाई होती है। वस्तु निर्माण के लिए उपयोगी नहीं होता है, इसका हम वस्तु का निर्माण इससे हम नहीं करते हैं। इसे हम शोकेस की चीजें भी बनाते हैं, कालीन, बोरी, जिनमें मतलब बोरी वाले होते हैं, टाट की बोरी, पायदान वगैरह का प्रयोग बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके रेसे चिकने होते हैं किंतु मजबूत नहीं होते। आपने देखा होगा इसके रेसे जो होते हैं आपके चिकने तो होते हैं लेकिन मजबूत नहीं होते हैं। इसके लिए जो जलवायु चाहिए होती है, उष्णांत जलवायु हमें चाहिए होती है। इसका जो फसल चक्र है आपका 1 वर्ष का है। कितना टाइम का है इसका फसल चक्र? इसका फसल चक्र आपका 1 टाइम का है। इसका जो बीज बोया जाता है आपका फरवरी और मार्च में बोया जाता है, और इसकी कटाई 120 से 150 दिन के उपरांत आपकी हो जाती है, यानी कि जून से जुलाई तक आपकी हो जाती है। ये कमजोर जगत का रेशा है। ये सफेद नहीं होता, किंतु इस पर ब्लीच नहीं कर सकते। यह सफेद नहीं किया जा सकता, यह सफेद नहीं किया जा सकता, इस पर हम ब्लीच नहीं करते हैं। सूक्ष्म जीवों का इस पर अधिक प्रभाव पड़ता है। किसका? सूक्ष्म जीवों का अधिक प्रभाव इस पर पड़ता है। और एक WRA बुल रिसर्च एसोसिएशन बना हुआ है आपका मुंबई में, ठीक है ना। इसका मुंबई में इसका बना हुआ है। और इसका IJI भी बना हुआ है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च एसोसिएशन बना हुआ है आपका कोलकाता में, ठीक है ना। इसके उत्पादन के पश्चिमी बंगाल में होता है। पहले बुआई होती है, फिर उसे एकत्रित किया जाता है, फिर उसे गलाया जाता है, गला के मुलायम किया जाता है, फिर उसकी कताई की जाती है, फिर उस पर परिसज्जा आपकी की जाती है। 6 प्रोसेस आपकी होती है। क्या क्या? पहले बुआई होती है, मतलब बोया जाता है। उसके बाद आपका एकत्रित किया जाता है, बोने के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा के बाद उसे गलाना पड़ता है। हम लोगों को क्या करना पड़ता है? गलाना पड़ता है। गलाने के बाद उसे सॉफ्ट किया जाता है, यानी कि मुलायम किया जाता है। मुलायम करने के बाद उसकी कताई की जाती है, और कताई करने के बाद उसकी हम परिसज्जा करते हैं। क्या क्या करते हैं? बोते हैं, बोने के बाद हम एकत्रित करते हैं, एकत्रित करने बोते हैं, बोने के बाद इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद हम उसे गलाते हैं, गलाने के बाद मुलायम करते हैं, मुलायम करने के बाद उसे हम कताई करते हैं, और कताई करने के बाद उसको हम परिसज्जा हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं? परिसज्जा हम लोग कर देते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जूट को किस नाम से जाना जाता है? जूट को किस नाम से जाना जाता है? मैंने अभी आप शुरू में बताया, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वाई भाट नेम इज जूट नो इन द फॉर्म ऑफ येलो गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीन गोल्ड, या इन द फॉर्म ऑफ ब्राउन गोल्ड? पीले सोने के नाम से, सफेद सोने के नाम से, हरे सोने के नाम से, भूरे सोने के नाम से? तो इसे हम पीले सोने के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीले सोने के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट, जूट किस प्रकार का रेशा है? जूट जो है आपका किस प्रकार का रेशा है? जो प्राकृतिक रेशे होते हैं हमारे में, उतने दिन से आप लोगों को पढ़ाती हुई आ रही हूँ, वो हमारे सेलुलोजिक होते हैं। कैसे होते हैं? सेलुलोजिक होते हैं। जैसे रियोन में भी हमने पढ़ा था 50% सेलुलोज था हालांकि, और 50% आपका क्या था? 50% आपका रसायन था, तभी वो अर्धकृत्रिम रेशा था, है ना। भाट टाइप ऑफ फाइबर इज जूट, प्रोटीन फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर, मिनरल्स फाइबर, या सिंथेटिक? तो कैसा हो जाएगा? जब ये प्राकृतिक जगत का मैंने आपको बताया, जूट जो है प्राकृतिक जगत का रेशा है, तो जूट किस प्रकार का रेशा है आपका? जूट आपका
सेलुलोजिक रेशा है। कैसा रेशा है? सेलुलोजिक रेशा है। भारत में, मैंने अभी अभी इसका आंसर दिया, भारत में मुख्य रूप से जूट की खेती किस राज्य में होती है? पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज जूट मिनरल कल्टीवेटेड? कहाँ कल्टीवेट की जाती है आपकी? अभी जब मैं आपको बता दी कि कहाँ होते हैं, भारत में, पश्चिमी बंगाल में, वैसे बांग्लादेश में, तो कहाँ भारत में? पश्चिमी बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जूट जो है किस पौधे से प्राप्त होती है? जूट आपकी किस पौधे से प्राप्त होती है? मैंने अभी आपको लिख के बताया था, कोरकोरस, बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स से क्या प्राप्त होता है? रेशम। लीलन, लीलन किससे प्राप्त होती है? हमारी फ्लैक्स से प्राप्त होती है। सिंथेटिक ये है नहीं, तो क्या बचा आपका? क्या बचा? कोरकोरक्ष। जूट इज ओबिटेंट फ्रॉम विच प्लांट? कोरकोरस, बॉम्बैक्स, लीलन या सिंथेटिक? क्या हुआ? कोरकोरक्ष। जूट ऐसा रेशा पौधे को किस भाग से प्राप्त होता है? मैंने अभी बताया था जब आपको शुरू में समझा रही थी। जूट फाइबर इज ओबिडेंट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम फ्लावर्स, फ्रॉम द स्टीम या फ्रॉम द लीव्स? किससे प्राप्त होता है? आपका तने से प्राप्त होता है, तो फ्रॉम द स्टीम। नेक्स्ट आपका आ जाता है, जूट के रेशे को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो हमारी जूट है उसके, जो आपके रेशा है उसे निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कताई, दोहन, शोषण या रेटिंग? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग जूट फाइबर्स कॉल्ड इट? क्या कहते हैं हम लोग? रेटिंग वह प्रक्रिया है, रेटिंग कौन सी प्रक्रिया है जिससे जूट के तने को पानी में गलाकर रेशा निकाला जाता है? मैंने क्या कहा था? पहले बुआई होती है, बुआई के बाद उसे इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद उसे गलाया जाता है, रेटिंग की जाती है, यानी कि उसे गलाया जाता है, गलाने के बाद उसे मुलायम किया जाता है, मुलायम के बाद उसे कताई की जाती है और उस पर फिर फिनिशिंग की जाती है। तो गलाया जाता है, और गलाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेटिंग कहते हैं। गलाने की प्रक्रिया को हम रेटिंग कहते हैं। मैंने अभी शुरू में आपको बताया था 6 प्रक्रिया होती हैं, और इसका जो बीज बोया जाता है वो आपका कब बोया जाता है? वो आपका फरवरी मार्च में आपका बोया जाता है। कब बोया जाता है? आपका फरवरी या मार्च में आपका बोया जाता है। अगर यहाँ गलाने की प्रक्रिया आती है आपका, ठीक है, क्योंकि गलाने की प्रक्रिया को ही हम रेटिंग कहते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसे हमें गलाना पड़ता है, और ये हमारा जूट जो है वस्त्र बनाने के काम नहीं आता है। जूट जो हमारा ये परिसज्जा के सामान प्लस हमारी बोरी वगैरह बनाने के काम ही आपका आता है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बहुत आराम से बता सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। जूट रेशा किस प्रक्रिया से वस्त्रों में परिवर्तित किया जाता है? वस्त्रों में परिवर्तित करने के लिए उस पर क्या किया जाता है? बाय विच प्रोसेस इज जूट फाइबर कन्वर्ट इन द क्लॉथ? क्लॉथ में इसे कैसे कन्वर्ट किया जाता है? कताई, बुनाई, रंजन? या आपका बुनाई, शोधन, कढ़ाई? या कताई, बुनाई, फिर आपकी छपाई, और उसके बाद क्या आपका? कढ़ाई, रंगाई और बुनाई? क्या आपका इसका आंसर होगा? स्पेनिंग, वेविंग, डाइंग? वेविंग, फिनिशिंग, एम्ब्रॉयडरी? स्पेनिंग, वेविंग, प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, डाइंग या वेविंग? देखो, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी का तो शुरू में कोई मतलब होता नहीं। सबसे पहले आप एम्ब्रॉयडरी थोड़ी कर दोगे, फिर पहले कढ़ाई कर दोगे, फिर रंगाई करोगे, फिर बुनाई करोगे। अरे जब बुनोगे कोई चीज तभी तो उस पर कढ़ाई करोगे। गलत हो गया। कताई, बुनाई, छपाई, ठीक नहीं हो सकता। आपका बुनाई, शोधन, फिर आपका कढ़ाई, ये भी नहीं होगा। पहले कथाई, फिर बुनाई, फिर रंजन होता है, फिर डाई की जाती है। क्या होता है? रेशा पहले काता जाता है, फिर बुना जाता है, तब उस पर रंगाई या छपाई की जाती है, ठीक है ना। फिर उस पर रंगाई या छपाई की जाती है, तो इसलिए डाई आया। ठीक है, आपका ये भी हो सकता था, खाली छपाई था, लेकिन हमें क्या होता है? हमें बेस्ट चुनना होता है, जो सबसे बेस्ट हो हमें वो चुनना होता है। तो डाई था इसमें, इसलिए ये वाला चुना गया। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम ये वाला भी ठीक कर सकते थे। फिर जूट किस प्रकार का रेशा है? जूट जो है आपका वो किस प्रकार का रेशा है? मैंने अभी बताया, जूट लंबा और खुरदरा रेशा होता है। व्हाट टाइप ऑफ फाइबर इज जूट? लॉन्ग एंड रफ, स्मॉल छोटा एंड सॉफ्ट, आपका फ्लेक्सिबल या स्मूथ, राउंड या शाइनिंग? गोल और चमकीला नहीं। देखो, चमकीला जूट नहीं होता। अगर चमकीला होता, सुंदर होता, तो इससे हम कपड़े बनाते। लचीला और चिकना नहीं, चिकना नहीं होता, क्योंकि ये
आपने बोरी वगैरह देखी है, टाट की बनी हुई चीजें तो आपने देखी होंगी, वो हल्की खुरदरी होती हैं, तो मुलायम भी नहीं होता है आपका। ये कैसा होता है, खुरदरा होता है और लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है, और फीट में आप मानोगे तो 6 से 8 फीट तक आपकी ये होती है। 6 से 8 फीट तक भी आपकी होती है, 6 से 10 फीट भी आपकी हो सकती है, लेकिन 8 फीट तक आपका नॉर्मल मानी जाती है। भारत में पहली, भारत में आपका पूछा है, भारत में जो आपकी पहली मील थी वो आपकी कब लगाई गई थी, भारत में पहली मील आपकी कब लगाई गई थी, कौन से सन में लगाई गई थी। When was the first jute mill established in India? 1820, 1855, 1911 या 1947। तो आपकी जो भारत में जूट की पहली मील लगाई गई थी वो 1855 में लगाई गई थी। कब लगाई थी 1855 में पश्चिमी बंगाल में लगाई गई थी। पश्चिमी बंगाल के भी आपके रिसड़ा में आपकी लगाई गई थी। पश्चिमी बंगाल में भी आपके रिसड़ा में लगाई गई थी। पहली मील जो आपकी लगाई गई थी वो आपकी पश्चिमी बंगाल में लगाई गई थी, और पश्चिमी बंगाल के भी आपके रिसड़ा में लगाई गई थी। ठीक है ना। कब स्टेबल हुई थी आपकी, स्टेबलिश हुई थी आपकी 1855 में आपकी स्टेबलिश हुई थी। नेक्स्ट है, जूट रेशा किस प्रकार का होता है। देखो, बायोडिग्रेडेबल होता है या नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल चीज क्या होती है। देखो, वो चीजें जो जमीन में दब जाने के बाद, मिट्टी में दब जाने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती हैं, जो अपने आप समाप्त हो जाती हैं वो आपकी डिग्रेडेबल होती हैं। और आपकी नॉन डिग्रेडेबल वो होती हैं जो आपकी उसमें जमीन में दबने के बाद आपकी समाप्त नहीं होती, मतलब अपघटित नहीं होती हैं। जैसे पन्नी वगैरह हो गई, प्लास्टिक की कोई चीज होगी, तो वो आपकी नॉन डिग्रेडेबल होती है, और डिग्रेडेबल होती है जो आपकी अपघटित हो जाती है। तो जूट कैसा रेशा है, प्राकृतिक रेशा है। तो आपका कैसा होगा, क्योंकि ज्यादातर प्राकृतिक रेशे आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी अपघटनीय होते हैं। कैसे होते हैं, अपघटनीय होते हैं। और आपका जूट कैसा है, आपका जूट एक प्राकृतिक रेशा है। तो ये क्या हुआ, आपका अपघटनीय हुआ ना, बायोडिग्रेडेबल हुआ ना, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल वो चीज हुई जो मिट्टी में दबने के बाद अपने आप समाप्त हो जाती है। भाट टाइप ऑफ जूट फाइबर इज इट कोरेसिव रिड्यूसिंग एजेंट, बायोडिग्रेडेबल या लाइक प्लास्टिक। देखो, प्लास्टिक की चीजें जो होती हैं ये आपकी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी इसमें समाप्त नहीं होती हैं। जो जूट है आपका जैविक रूप से एग अपघटनीय होता है, यानी बायोडिग्रेडेबल आपका होता है। जितने आपके प्राकृतिक रेशे हैं सब आपके ज्यादातर बायोडिग्रेडेबल होते हैं, याद रखना। विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन कौन करता है। मैंने जब आपको शुरू में समझा रही थी फर्स्ट क्वेश्चन में, तभी मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था, जो अब आप लोग मुझे दोगे। हु प्रोड्यूस मैक्सिमम जूट इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश, भारत, चीन और नेपाल। तो बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल या आपका चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। विश्व में कौन है, बांग्लादेश। अगर यहीं आपका भारत पूछ लिया जाता तो भारत में आपका पश्चिमी बंगाल हो जाता। भारत में आपका क्या हो जाता, पश्चिमी बंगाल हो जाता। भारत में कहाँ होता है, पश्चिमी बंगाल में होता है। पश्चिमी बंगाल में भी जो आपका रिषणा है वहाँ आपका पहली मील आपकी लगाई गई थी। कब लगाई गई थी, 1855 में आपकी लगाई गई थी। फिर आपका जूट की रेशे की लंबाई कितनी होती है, आपकी जो जूट है उसकी रेशे की लंबाई आपकी कितनी होती है। मैंने शुरू में और अभी बीच में भी एक बार बताया था, मैं इसीलिए टॉपिक को शुरू में समझा देती हूँ, फिर लास्ट में आंसर आपसे पूछती हूँ कि शायद आप लोगों को जब मैंने समझाया तो शायद कुछ समझ आपका आया होगा। द लेंथ ऑफ जूट फाइबर इज 10 to 20 सेंटीमीटर, 30 to 50 सेंटीमीटर, 1 to 4 मीटर या 4 to 6 मीटर। कितना आपका होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1.5 से 3 मीटर आपका होता है। तो उसके आसपास का हम लोग क्या करेंगे, टिक करेंगे। तो आपका 1 से 4 मीटर जो है आपका, ये आपका सही हो जाएगा। 1 से आपका 4 मीटर, क्योंकि 10 से 20 सेंटीमीटर नहीं होता, 30 से 50 भी आपका नहीं होता। अगर आपका फिट में आ जाता तब आप लिख सकते थे 6 से 8 फीट या 6 से 10 फीट आपका तब लिख सकते थे, जब आपका फिट में आ जाता। फिट में अगर आपका आ जाता तो आप लिखते 6 से 8 फीट, या आपका 6 से 10 फीट भी अगर ऑप्शन में होता तो आप ये दोनों आप टिक कर सकते थे। ठीक है ना। आपका अगला है, जूट का वैज्ञानिक नाम क्या है। जूट का आपका वैज्ञानिक नाम क्या है। आप लोग मुझे आंसर देंगे कि आपका जो जूट है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जूट। कोरकोरस कैप्सुलेरस
लीलन उसी स्पीपम कॉसिपियम हार्वेशियम एबुगा इंडिका। ठीक है, इंडिका तो आपका एक नील था। बट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जूट। तो क्या होगा, मैंने शुरू में इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको बताया था। ये सारे क्वेश्चन मैंने शुरू में आपको समझाया था। कोरकोरस कैप्सुलेरिस इसका नाम आपका होता है। नेक्स्ट है, जूट को किस मौसम में आपका बोया जाता है। जो जूट है आपका वो किस मौसम में बोया जाता है। फरवरी मार्च में क्या होता है, फरवरी मार्च से आपका जून जुलाई में आपकी गर्मियाँ होती हैं। नॉर्मली गर्मियाँ होती हैं ना, जून में तो अच्छी खासी गर्मी होती है। तो इन बीच सीजन इन जूट सोन विंटर समर रेन या ओटम ओटमन क्या है आपका, आपका गर्मी है। गर्मी में आपका जो है जूट के मौसम में गर्मियों में आपकी जूट आपकी बोई जाती है, पैदा की जाती है। फिर आपका भारत में जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है। मैंने बताया था, क्या बताया था, आई सॉरी आई जे आई जे आई आर ए मैंने बताया था, इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन। इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन आपकी कोलकाता में है। भारत में जूट संसाधन केंद्र क्या है आपका, इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन। कोलकाता। इंडियन जूट इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन कहाँ है आपकी, कोलकाता में। नेक्स्ट हमारे आते हैं संचार के, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जब दो व्यक्ति आपस में बैठकर अपनी बातों का, अपनी विचारों का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं जैसे मैं आपसे अपनी बातें बता रही हूँ, आप मुझे अपनी बातें बता रहे हैं। जब हम कम्युनिकेशन जो होता है आपका दो तरफा होता है, यानी कि आप मैं जो बोलूँगी उसका फीडबैक आप दोगे और आप जो बोलोगे उसका फीडबैक मैं दूंगी। जब फीडबैक आपका मिलता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो संचार का क्या अर्थ है, कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग मैसेज, लिसनिंग, एक्सप्लेनिंग या एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। संदेश भेजना, सुनना, समझना, विचारों का आदान प्रदान करना। तो आपका जो संचार है वह उसका मतलब है संचार। आपका जो विचार है, मेरे और आपके मान लो विचार है, उनका आदान प्रदान करना ही आपका संचार कहलाता है। फिर फीडबैक किसका संकेत करता है, जो फीडबैक है आपका उससे किसका और संकेत करता है। व्हाट डज फीडबैक इंडिकेटेड, फीडबैक जो आपका किसकी तरफ इंडिकेट करता है। फेल्यूर ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि संचार की विफलता, की हमारा संचार विफल हो गया, सफल नहीं हो पाया, उससे हमारा फीडबैक मिलेगा। कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की पूर्णता का, कि हमारा संचार पूर्ण हो चुका है, हमारे संचार पूर्ण हो चुका है। इसका या आपका प्रेषक की गलती, सेंडर फॉल्ट जो होते हैं उन्हें, या संप्रेषण के स्रोत का। फीडबैक संप्रेषण के स्रोत का आपका इंडिकेट करता है। ऑफ द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक यह बताता है कि जो हमारा संचार है सफल हुआ या नहीं हुआ। प्राप्त करता कि जो जिसने मेरा संचार प्राप्त किया, उसकी प्राप्तकर्ता ने जो मुझे लौट के प्रतिक्रिया की दी, उससे मुझे ये पता चला कि जो मैंने उसे समझाया क्या वो समझ में आया या नहीं आया। इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन थोड़ा सा जूट के बारे में समझाया, फिर मैंने उससे आपसे आंसर पूछे, आपने मुझे आंसर दिए, तो आपने मुझे फीडबैक दिया, यानी कि संचार की पूर्णता हुआ। मतलब मुझे लगा कि मेरा संचार पास हुआ या फेल हुआ। तो संचार की पूर्णता का बारे में ये आपको बताता है फीडबैक। जैसे आपको मैं कुछ बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आप लोग मुझे
आंसर नहीं देते हो तो हमारा जो कम्युनिकेशन है ये एक तरीके से पूरा नहीं हो पाता। अगर मुझे आप एक आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे देते हो तो इसका मतलब हमारा फीडबैक पूरा हुआ, आपने मुझे फीडबैक दिया। संचार की प्रक्रिया में कौन सा तत्व सबसे पहले आता है? कौन आता है आपका सबसे पहले? सबसे पहले कौन आता है? विच एलिमेंट्स कम फर्स्ट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें सबसे प्रथम कौन आता है? कूटबद्धा, एनकोडिंग नहीं, एनकोडिंग आपकी नहीं आती है। मैसेज नहीं, स्रोत आपका ये रिसीवर। देखो रिसीवर तो सबसे लास्ट में आएगा, जिसने आपका प्राप्त करता, जिसने आपका प्राप्त किया, जो आपने वो भेजा वो प्राप्त किया, वो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? देखो यहाँ सेंडर दिया हुआ है, हमेशा इंग्लिश वाला जरूर देख लें, ठीक है, इंग्लिश वाला जरूर देख लें। सेंडर, तो सबसे पहले क्या होना आता है आपका? सेंडर आता है, स्रोत आता है, ठीक है ना। सबसे पहले सेंडर आता है, सेंडर को जरूर देख लें कि स्रोत को इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सेंडर आता है, स्रोत से पहले आपका सेंडर आता है। जो आपका मैसेज भेजने वाला है वो क्या मैसेज भेजना चाहता है, तो सबसे पहले आपका वही आता है। आरंभ में स्रोत यानी कि सेंडर आता है। इंग्लिश का जरूर देख लें, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम होता है और हम लोग का कोई क्वेश्चन गलत होता है तो जो कोर्ट में मान्य होता है वो इंग्लिश वाला मान्य होता है, इसलिए इंग्लिश हमेशा देख लें। जैसे अभी पीछे टीजीटी में ही गलत करके आए थे, बुनाई वाला जो बहुत हल्का क्वेश्चन था, तंतु वाला, वो गलत हो गया था सबका लगभग, है ना। संचार के मूल कितने मूलभूत घटक होते हैं? हाउ मैनी बेस कंपाउंड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर देयर? कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं? देखो संचार के कितने तत्व आपके होते हैं? संचार के आपके 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 आपके होते हैं। क्या क्या होता है आपका? पहले होता है स्रोत, फिर आपका संदेश, स्रोत यानी कि सेंडर जो भेज रहा है, फिर आपका संदेश होता है जो मैसेज है आपका, जो आपका मैसेज है। फिर माध्यम, जिस माध्यम से वह उसे भेज रहा है, जिस माध्यम से वह उसे भेज रहा है। फिर प्राप्त करता है, जिसे प्राप्त भी हम बोलते हैं, रिसीवर, प्राप्त करता। फिर प्राप्त करता होता है। फिर आपका लास्ट में आ जाता है फीडबैक। लास्ट में क्या आ जाता है आपका? प्रतिक्रिया या फीडबैक आ जाता है। प्रतिक्रिया या फीडबैक की उसने लौट के प्रतिक्रिया क्या की। पहले स्रोत सेंडर आता है, फिर जिस चीज़ को सेंड करना है, मैसेज है, वो आता है। फिर उसका माध्यम आता है कि मैंने किस माध्यम से ये सेंड किया। जैसे मैं स्रोत हूँ, सेंडर हूँ, मैं सेंड कर रही हूँ, मैसेज है मेरे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे मैसेज है। माध्यम है हमारा ऑनलाइन, हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा माध्यम है। प्राप्त करता हो गए आप लोग, जो आप लोग इसे प्राप्त कर रहे हो, रिसीवर हो। प्रतिक्रिया वो हो गई जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देते हो या मेरी वीडियो लाइक करते हो तो वो आपकी प्रतिक्रिया हो गई। अगर आप लाइक करते हो तो भाई मतलब आपको पसंद आया, तो वो आपकी एक प्रतिक्रिया हो जाती है। तो कितने होते हैं? कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। तो कितने हो गए? 5 हो गए। नेक्स्ट है आपका, जब संचार एक दिशा में होता है और प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो कहलाता है व्हेन कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन एंड नो रेस्पॉन्स इज रिसीव्ड, इट इज कॉल्ड। उसे हम क्या कहते हैं? द्विदिश संचार यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन। मौखिक संचार, मौखिक संचार जब होता है जब कोई माध्यम नहीं होता है और हम लोग खाली बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जने 2 ही होते हैं लेकिन बातें कर रहे होते हैं। वो मुझे फीडबैक दे रहा होता है, मुझे अपनी बातें बता रहा होता है, मैं अपनी बातें उसे बता रही होती हूँ। तो वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन होता है। एक तरफा कम्युनिकेशन, 1 वे कम्युनिकेशन या अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो जब सामने से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हमारा वो एक तरफा संचार हो जाता है। कैसा संचार हो जाता है? 1 वे कम्युनिकेशन हो जाता है। 1 वे कम्युनिकेशन मतलब जैसे हमारा 1 वे हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपसे मैं पूछती हूँ बार बार कि इसका आंसर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, तो आप लोग नहीं बताते, तो ये आपका एक तरफा संचार आपका हो रहा होता है। फिर होम साइंस में, मतलब संचार तो है हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन होम साइंस में संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन होम साइंस इज मनोरंजन के लिए एंटरटेनमेंट, जानकारी देना व व्यवहार परिवर्तन यानी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर है उसे चेंज करना, आदेश देना। मतलब होम साइंस में संचार का प्रयोग करते हैं कि खाना बना लो, ऑर्डर दे दो, नहीं। लाभ कमाना, मेकिंग प्रॉफिट। देखो मेकिंग प्रॉफिट का तो कोई मतलब हमारा इसमें यहाँ होता नहीं है, होता नहीं है। क्या लाभ कमाएंगे? आदेश देना। क्या होम साइंस में संचार ये कहता है कि अगर मैं आपसे बात करूं तो खाना ही बनाने को कहूं या किसी काम को ही कहूं या किसी आदेश को ही कहूं। और इंटरटेनमेंट का क्या मतलब हुआ? संचार हम क्या हंसने और बोलने के लिए होम साइंस में संचार का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं। जानकारी देना व व्यवहार परिवर्तन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड चेंजिंग बिहेवियर में हम इसका प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट आता है, जब कोई शिक्षिका कक्षा में पढ़ाती है वह कौन सा संचार कर रही होती है। जब कोई शिक्षिका है वो आपका, मान लो मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मतलब 10 जने बैठे हो, मान लो 10 जने आप लोग बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो बहन ए टीचर टीच द क्लासरूम विच कम्युनिकेशन इज सी डूइंग, वह कौन सा कम्युनिकेशन कर रही होती है। जब वह एक क्लास में पढ़ा रही होती है और लगभग 10 बच्चे उसमें बैठे होते हैं तो वह कौन सा कम्युनिकेशन कर रही होती है। व्यक्तिगत संचार, समूह संचार, जन संचार या पारिवारिक संचार। देखो व्यक्तिगत संचार वह होता है कि किसी, मैंने एक व्यक्ति को पकड़ा और मैंने उससे बातें करनी शुरू करी, उसे पढ़ाना शुरू करा, वो आपका व्यक्तिगत संचार हो। जन संचार वो होते हैं जैसे आपका न्यूज़ वगैरह आते हैं, बहुत सारे लोगों को एक चीज साथ संबोधित करना, आपका जनसंचार होता है। पारिवारिक फैमिली कम्युनिकेशन वो होता है जब हम परिवार के 6-7 जने बैठे होते हैं और हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये हमारा हो जाता है पारिवारिक संचार। जबकि समूह संचार वह होता है जब एक व्यक्ति अपना बता रहा होता है और 8-10 लोग लगभग उसे बैठ के हम लोग सुन रहे होते हैं, ये हमारा समूह संचार हो जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो टेलीविजन आदि किस श्रेणी का संचार माध्यम है। जैसे किस तरह का है, मैंने अभी बताया जनसंचार आपका क्या होता है। रेडियो टेलीविजन ईटीसी आर बीच कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। मौखिक ओरल कम्युनिकेशन, जनसंचार मास कम्युनिकेशन, पारिवारिक संचार फैमिली कम्युनिकेशन, या औपचारिक संचार आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कौन सा आपका हो जाता है, मास कम्युनिकेशन हुआ ना। ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ आपका, ये आपका मास कम्युनिकेशन हुआ। कौन सा कम्युनिकेशन हुआ, मास कम्युनिकेशन। जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ सुन रहे होते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, न्यूज हो गई, पिक्चर वगैरह होती है, बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे होते हैं, तो वो आपका जनसंचार में आता है। पारिवारिक जब 2-4 लोग कर रहे होते हैं। फॉर्मल संचार जब हम लोग स्कूल वगैरह में अपना पढ़ रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जी कि जो अनौपचारिक संचार है उसे हम किस और नाम से जानते हैं। मैंने कई सारी वीडियो में आपके बताया है कि जो आपका अनौपचारिक संचार है उसे हम किस और बात, मतलब और वर्ड से हम जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है। नेक्स्ट है, संचार की सफलता किस पर निर्भर करती है। जो संचार की सफलता है, द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंडेंट ऑन, किस पर, प्रेक्षक की उपयोगिता पर, कि जो हम लोग पढ़ा रहे हैं प्रेक्षक है उसकी योग्यता कैसी है उस पर डिपेंड करती है, ये आपकी उस पर डिपेंड करती है माध्यम की गुणवत्ता पर, कि माध्यम की गुणवत्ता कैसी है आपकी, उस पर डिपेंड करती है, या प्रेरक की समझ पर डिपेंड करती है कि जो प्रेरक है उसकी समझ आपकी कैसी है, इस पर डिपेंड करती है, या ऑल ऑफ द अबव, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखो क्वालिफिकेशन ऑफ सेंडर, मैं आपको समझा रही हूँ, तो अगर मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं आपको समझा पाऊँ, कोई चीज़ बता पाऊँ, तो ये तो आपका होगा, क्या होगा, ये आपका इसमें होगा। फिर है माध्यम की गुणवत्ता। मान लो मेरे पास इंटरनेट है, इंटरनेट मेरा इतना बेकार है कि वो चल रहा है रुक रहा है, चल रहा है रुक रहा है, अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तो क्या आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो माध्यम की गुणवत्ता भी आपकी है। प्रापक यानी प्राप्तकर्ता की समझ, प्राप्तकर्ता की समझ भी बहुत, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसिपेंट, मतलब जो प्राप्त करता है उसकी समझ भी बहुत डिपेंड करती है। मैं तो समझा रही हूँ और आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्या है इसका आंसर आपका, ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको आगे दिया है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अनौपचारिक संचार को किस और नाम से जाना जाता है। रेपो संचार, गपसप संचार, संरचित संचार या दृष्टिगत संचार, रेपो कम्युनिकेशन, ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन, स्ट्रेचर कम्युनिकेशन, या विजुअल कम्युनिकेशन, विजुअल डाटा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या है। और मेरी रिक्वेस्ट है, जितने लोग वीडियो देखें प्लीज़ सब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दे दें, कुछ तो दें कि मतलब सही है क्या है, क्योंकि ये मैं आपको कई बार बता भी चुकी हूँ। और आपको इसकी पीडीएफ, सब चीज़ों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लर्निंग टुगेदर विद प्रियंका। और हम लोग के उस चैनल पे यूजीसी नेट की फर्स्ट क्लासेस भी चल रही हैं, फर्स्ट पेपर की, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।